नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और हमारी कोशिश रहती है कि स्टोरी बाहर निकल के आए कुछ। बहुत सारे लोग आपको खबर दिखाते होंगे पॉलिटिकल या फिर मुद्दे की, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ स्टोरी बाहर निकल के आए जो आप तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन अभी तक आप तक नहीं पहुंची है। अभी हम बैठे हैं द सेकेंड इनिंग होम में। सबसे पहले सर से ही जानेंगे सर का परिचय और जानेंगे कि इस नाम के पीछे क्या उद्देश्य है और इस नाम का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले सर स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार है। सर जैसा मैं देख रहा हूँ इस बुक पे लिखा हुआ द सेकेंड इनिंग होम, सामने लिखा हुआ द सेकेंड इनिंग होम। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को आप खुद बताएं कि आप क्या करते हैं और ये नाम के पीछे क्या वजह है। सबसे पहले आपके जितने पॉडकास्ट देखने वाले सारे जितने दर्शक हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान करे कि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। हर आदमी की कहानी उसके नाम से जुड़ी होती है। हम जैसे हम कोई हमसे पूछता है जब विदेश जाते हैं तो एक बात पूछी जाती है कि कहाँ से आए हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि गांव का नाम नहीं बताते, इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं। तो मतलब उस नाम के पीछे ही सब कुछ होता है। अब बात कर लेते हैं, आपने पूछा है कि सेकंड इनिंग, जो सेकेंड इनिंग है, आदमी की फर्स्ट इनिंग, किसी भी चीज़ की जो फर्स्ट इनिंग होती है ना, वो बड़ी पेनफुल होती है। और उसके बाद जो सेकंड लाइफ होती है, जैसे कि क्रिकेट में आप एक पारी खेलने के बाद दूसरी पारी जीत की पारी होती है, जिसके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, जिसके लिए आप जी जान से मेहनत करते हैं कि मैं जीतना है, और वहीं पर आदमी टूट जाता है। तो सेकंड इनिंग भी वही सेम कहानी है, जिंदगी की वो पड़ाव जहाँ पर एक परिवार में कोई भी माँ बाप होते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, बड़े हो जाने के बाद एक अच्छी एजुकेशन देते हैं, एजुकेशन के बाद फिर वो सोचते हैं अच्छी शादी हो, शादी के बाद फिर लगता है बहू आएगी, फिर उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। और एक वक्त आता है कि उनकी लाइफ, जब वो कहते हैं कि नहीं, ज़िंदगी से थक चुके हैं, अब हमें सुख चाहिए। वो पहली इनिंग में मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, अब मेरी इनिंग स्टार्ट होती है जिसको सेकंड इनिंग बोलते हैं। उस इनिंग में सुख चैन की। मतलब वो चाहता है कि बस मैं जितना कर सकता था, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट से, तो वही एक रीज़न है ना कि फर्स्ट इनिंग उनसे काम करवाया, जो कैपेबिलिटी थी, जितना यूज़ करना था, जो कर सकते हैं, जितना सक्षम तो वो कर चुके हैं। द सेकेंड, उसके बाद गवर्नमेंट कहती है जी जाइए अब अपने घर में बैठिए, अब आपका सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो जाती है। सेम थिंग इज द सेकेंड इनिंग। उम्मीद है कि अभी तक समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझे तो मैं बता दूं कि अभी हम ओल्ड स्टेज होम में हैं और सर ओल्ड स्टेज होम को रन करते हैं। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप सोचते हैं एक वृद्धाश्रम के बारे में और सर सोचते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। सर, आम जनता सोचती है कि वृद्धाश्रम चल रहा है तो वहाँ पे लाचार व्यक्ति जाते होंगे जिनका कोई नहीं है। आप उनसे कितना अलग सोचते हैं? आज देखिए, लोगों के अंदर एक आज भी ये चीज़ है कि ओल्ड एज होम का मतलब ओल्ड वर्ड है, जहाँ पर गंदगी होगी, वहाँ जाने के बाद लाचार लोग रहते होंगे, या इस तरह के लोग होंगे जिनको टाइम पे खाना नहीं मिलता होगा, या वो लोग होंगे जो घर से निकाल दिए जाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। सेकेंड इनिंग या कोई भी सीनियर लिविंग फैसिलिटी है, आप कभी ये क्यों नहीं सोचते, अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, आप क्या सोचेंगे कि आपके पेरेंट्स अकेले रह जाएं? कभी सोचेंगे कि आप जब घर जाएं, आपके पेरेंट्स, आपकी माँ या फादर जो भी हैं, वो एक कमरे में बैठकर सिर्फ दीवारों को देखते रहें? कभी सोचेंगे? आप सोचेंगे कि उनके चेहरे पे हमेशा हंसी खुशी रहे, वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वो कैसे हो सकता है मुमकिन? वो तब हो सकता है जब उसकी हम उम्र के लोग होंगे, वो जहाँ पर बैठकर गप्पे लगाएंगे, वो पुरानी बातें करेंगे, उनको लगेगा कि यार मेरी उम्र के, अगर हमारा बच्चा है, हम अपने कमरे में बड़ा अच्छा सा ड्राइंग रूम या अपना घर बना लेते हैं, और क्या बच्चा बाहर नहीं जाएगा? लगता है कि बच्चा परवरिश कर पाएगा, उसके दिमाग की ग्रोथ होगी? कभी भी नहीं होगी। हम अपने बच्चों को कहीं न कहीं उस ग्रुप में छोड़ते हैं, जहाँ पर लगता है कि बहुत सारे ब्रेन्स होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उससे माइंड डेवलप होगा। उसको हम उम्र लोग चाहिए। जब हम जवान हो जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, बूढ़े लोगों के साथ बैठेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के साथ बैठेंगे? नहीं। हमें अपनी उम्र के लोग चाहिए। तो हमारा दिमाग उतना ही एक्टिव रहेगा, हम वो अच्छी चीज़ें सोच पाएँगे। वही एक उम्र की बात है। अगर एक 60, 70, 80, 90 साल की एज होने के बावजूद वो क्या चाहता है कि उसके साथ बैठ के बात करने वाला हो। अब कोई नई जनरेशन का आदमी पुरानी जनरेशन की बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस लेवल पे नहीं है। तो चाहता है कि उसके साथ बहुत सारे सीनियर्स बैठे, गप्पे लगाएँ, पुराने ज़माने की बातें करें, तो लाइफ़ बढ़ जाती है। तो वही सेकंड इनिंग और ओल्ड एज होम की बात आ जाती है कि एक सीनियर्स के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं। अच्छी लाइफ जी होती है। सपोज़ करो एक आदमी की डिग्निटी होती है। डिग्निटी मतलब एक अच्छे लेवल से कोई आदमी रिटायर होके आता है, वो हमेशा अपनी डिग्निटी को मेंटेन करता है।
क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी 30, 40, 50 साल उस प्रोफ़ेशन को दी है, उन लोगों के बीच में बिताए हैं जहाँ पर एक प्रिंसिपल था। तो अब आकर वो ये थोड़ी चाहेगा कि मुझे ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ पर गंदगी हो, जहाँ कोई प्रिंसिपल ना हो, या ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़े जहाँ पर लोगों को नॉलेज ही ना हो, नहीं रह पाएगा। तो आज ये कंसेप्ट चेंज हो चुका है, हम लोगों ने बिल्कुल चेंज किया है। हमारे पास जितने भी लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, लोग कोई बुरा नहीं होता, बट डिग्निटीफुल लाइफ जीकर आए हैं और आज हम उनकी डिग्निटी को मेंटेन कर रहे हैं। सर ने बताया कि जैसे कि लोगों के दिमाग में है कि अगर ओल्ड स्टेज होम है तो वहाँ पे गंदगी होगी, लेकिन आप जो वीडियो में देख रहे हैं, हम जहाँ बैठे हुए हैं, या फिर आप एक बार कैमरा रोल करके दिखाइए कि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे कि कैरम है, पीछे आप देख सकते हैं झूला है, या फिर वहाँ पे रनिंग के लिए है। सारी चीजें यहाँ के लोगों के लिए है, ना कि कोई गेस्ट आएगा या सर अपने लिए बनवाया है। बिल्कुल सर। नहीं, नहीं, कोई भी चीज़ इस पूरे फार्म हाउस में हमारा पहली मैं आपको कहता हूँ संस्था ये है कि जो फार्म हाउस में ही ओल्ड एज होम चलाती है। आज तक मैंने नहीं देखा कोई ये कह सकता है कि मैंने अपने पूरे फार्म हाउस को सिर्फ उन लोगों के लिए दे दिया जो लोग सीनियर सिटीजन है। फार्म हाउस तो लोग बिजनेस के लिए खोलते हैं कि हम वहाँ पे हाँ, पार्टी करेंगे, लोग आके, आजकल के जनरेशन है जो पार्टी करता है आके, तो इसके लिए फार्म हाउस खोलते हैं। आपने फार्म हाउस को ओल्ड एज होम बना दिया। सर देखिए अपनी अपनी सोच होती है। मैं कहता हूँ कि मैं अगर मेरे पास 10 भी फार्म हाउस होंगे तो मैं इन लोगों को ही दूंगा। ये मेरी सोच है बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि सर। मैं अगर आज जो कुछ हूँ मैं इन लोगों की बदौलत हूँ। और मैं ये कहता हूँ जितने भी दर्शक आपके हैं, जितने यंगस्टर हैं, आप कहीं मत जाओ, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भगवान को पूजने की ज़रूरत नहीं है। आपके माँ-बाप को पूज लो, वही आपके भगवान हैं। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पता नहीं कहाँ-कहाँ स्नान करने जाते हो और माँ-बाप को घर छोड़ जाते हो। यार समझते हो कि आपका कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप कहीं मत ज जाओ, अपने माँ-बाप की सेवा करो, अच्छा घर दो, अच्छा उनको लाइफ़ दो। जितना आप बेटर कर सकते हो वो करो ना उनके लिए। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो आप ज़रा 2000 रुपए की शॉपिंग करवा देते हो, क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड है, और आपकी माँ बोल देती है कि मुझे मार्केट जाना है, तो 10 बहाने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस ऐसे जाने साथ में लेके जाना है सर तभी। शर्म आती है आज के बच्चों को, वो जाना नहीं चाहते हैं। अगर मैं मॉल अपनी माँ को लेके गया हाथ पकड़ के तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, किसके सामने, जबकि उसका कोई है ही नहीं वहां पे। और एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड मिल गई, वो 10,000 पे कर्जा उठा के क्रेडिट कार्ड से उसको शॉपिंग करा के आएगा। आज की देश की स्थिति ये है। क्लास के बहाने झूठ बोल के कहीं और जाएगा। सर वही तो बात है ना, माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कितनी मेहनत से कमाते हैं, दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके उधार उठा के सुबह से शाम तक 12 घंटे की नौकरी करके पैसा इकट्ठा करके बच्चे को कॉलेज स्कूल भेजते हैं, और वो बच्चा एक लड़की के चक्कर में, लड़के के चक्कर में वहां जाकर मौज मस्ती करता है। उसने बाप की मेहनत नहीं देखता कि किस मेहनत से उसको पाला है, कहाँ से पैसा उठा के उसकी पढ़ाई के लिए दे रहा है। ये सच्चाई है। भूल जाते हैं वो चीज, वो लोग भूल जाते हैं। जिन बच्चों, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान के अंदर आज की डेट में चेंज हुआ है। आज जो बच्चे हैं यंगस्टर, उनमें से 90% है यंगस्टर हैं जो अपने लिए टाइम स्पेंड करते हैं। माँ बाप को कहते हैं अलग कमरा होना चाहिए, कि मेरी अलग स्टडी चल रही है, मेरे को अलग कमरा दो। अरे भाई साहब, एक कमरे से दो कमरे बेचारा जिंदगी में नहीं बना पाया, आपको अलग कमरा कहाँ से दे देगा वो माँ बाप? स्टडी के नाम पे अलग कमरा चाहिए। स्टडी के नाम पे नहीं चाहिए, चैटिंग के नाम पे चाहिए, वीडियो देखनी है, फ्रेंड के साथ गप्पे लगाने हैं। ऐसे माँ बाप दुर्भाग्य समझते हैं अपना उन बच्चों को पैदा करके। उनको शर्म आती है समाज में बोलते हुए। वो कहते हैं जी ओल्ड एज होम में रहना पसंद करते हैं, उन बच्चों से अच्छा उस ओल्ड एज होम में जाना पसंद करते हैं जहां पर इस तरह की कम से कम उनके साथ हरेसमेंट तो नहीं होती है। ये हकीकत है। सर, ओल्ड एज होम आप चला रहे हैं तो इसका कोई कहानी रहा होगा क्या? आप इतने बड़े पैमाने पे आप इस काम को कर रहे हैं, और कि कोई ना कोई चीज इंस्पायर कर रहा होगा, या फिर कोई कहानी रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को बताएं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी कि आप, मतलब इतने बेहतरीन ढंग से मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये आज जैसे आपने बताया कि मैंने फार्म हाउस, और ऐसा 12 भी हो जाए तो मैं सबको ओल्ड एज होम में नहीं, लगा मेरे जितने सेंटर हैं, कोई सेंटर हमारा आज की डेट में जहां हम बैठे हैं वो दिल्ली का चर्च रोड आता है, और दूंगा। दिल्ली के अंदर सबसे पोस्ट एरिया का चर्च रोड फार्म हाउस बिल्कुल बिल्कुल, कहलाता मैं आ रहा था अभी, मैं विजुअल भी लगा दूंगा। मैं जब आ रहा था तो लाइन से कम 30 से 40 फार्म हाउस मिले है। सारे होंगे फार्म हाउस इस गली में, चर्च रोड में। सर सारे चर्च रोड फार्म हाउस के लिए जाना जाता है। चर्च रोड सिर्फ फार्म हाउस के लिए जाना जाता है, और चर्च रोड पूरी दिल्ली के अंदर सबसे पोश एरिया में आता है। चर्च रोड के अंदर सिर्फ आपको फार्म हाउस मिलेंगे। मैं नाम नहीं बता सकता कि यहाँ पर कौन कौन रहते हैं, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियंस या बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं हो सकता जिसका फार्म हाउस चर्च रोड पे ना हो। और वहीं उनके बीच में ही एक सीनियर लिविंग फैसिलिटी है जिसको सेकेंड इनिंग कहते हैं। सर, तो यहाँ से महीने का 10-15 लाख आराम से अर्न किया जा सकता था। किस आ, लिए? आप फार्म हाउस खोल के। पैसे से
ऐसी फिर बात कर रहे हैं मतलब वही तो मैं कहानी जानने की कोशिश कर रहा हूँ सर, इसके पीछे की क्या कहानी रही, सर। क्या आप इंस्पायर अगर की कि मैं आप आपको ओल्ड एज होम चला रहे हैं मैं सर? बता देता हूँ, मैं बिल्कुल बताऊंगा। बात पैसा एक मैंने आपको क्या बोला है, पैसा कमा लेना आसान है। पैसा कमा लेने के बाद भी आप बड़े घर में जाकर सुखी से नहीं रह पाते। वो पैसा किस काम का है? आपने पैसा कमाया, 10 100 बीमारियां लेके बैठे हो, अस्पतालों के चक्कर काट रहे हो। आप वो पैसे को क्या कहोगे कि मैंने पैसा कमाया? आप ये कहोगे पैसा नहीं कमाता, इस साले बीमारी नहीं होती तो मेरी जिंदगी अच्छे से कट जाती। आप रात को जब जाते हो तो क्या लेकर जाते हो अपने घर? सिर्फ ये खुशी लेके जाते हो कि मेरे परिवार के लोग हंसते हुए मुझे मिल जाए। ये तो नहीं चाहते ना कि मेरा बेटा या वाइफ, मेरे माँ बाप रोते हुए मिले। कोई नहीं सोचता है दुनिया में। तो यार हंसी की कोई कीमत थोड़ी ना है। आपके घर में माँ बाप है, जब आप शाम को जाते हो तो या जो भी आपके घर में है, आप ये सोचते हो ना कि हंसते हुए मिले आपको। कभी ये एक्सपेक्ट थोड़ी करके निकलते हो। फिर या वो ये थोड़ी चाहते हैं कि आप परेशान हो। अरे कुछ मत करो यार, किसी की हंसी बस बन जाओ। हंसी बनना मुश्किल थोड़ी है। जो है भगवान, मैंने कहाँ पैदा किया, देने वाला तो ऊपर वाला है, उसी ने दिया होगा। और आज ब्लेसिंग से मैं कहता हूं कि जहां पर आदमी को पैसा, शोहरत, नाम खत्म हो जाता है, वहां पर दुआएं काम करती है। जब दवा काम छोड़ देती है तो आदमी कहता है दुआएं लगेंगी। आप याद रखना, 100 दुआएं और एक बददुआ बराबर हो जाती है। आप 100 दुआएं ले लो, एक बददुआ ले लो, सब कुछ बराबर है। तो आप जितना मुनासिब होते हैं उन लोगों के लिए करो यार, जिनका कोई नहीं है। उन लोगों के लिए करो। काफी बार हमें भी कमेंट मिलते हैं, जब हमने शुरू किया बुरी स्थिति थी, कुछ नहीं था। इस पे चर्चा करेंगे सर, लेकिन पहले आप उस चीज को नहीं बता रहे हैं कि आपको क्या इंस्पायर कर रही है। आप लाइफ में जब फर्स्ट टाइम ओल्ड एज होम चालू किए तो कुछ ना कुछ ऐसी कहानी रही होगी। मैं समझ रहा हूँ कि आप बताने की कोशिश नहीं नहीं कर रहे नहीं हैं, नहीं नहीं, बच रहे ऐसी हैं, कोई कहानी नहीं, बहुत लेकिन सारे। मैं नहीं, मेरी कोई अगर कहानी कोई छिपी नहीं है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी कहानी कोई नहीं छिपी है। मेरे ख्याल 100 से ज्यादा चैनल्स के ऊपर, जितने नेशनल चैनल्स हैं, सब कुछ जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और लेके स्टूडियो में चलते हैं। बड़े बड़े चैनल्स रिकॉर्ड करके गए हैं। कहानी कुछ नहीं है। जिस टाइम फर्स्ट टाइम चालू किए होंगे कुछ तो क्लिक किया होगा, कुछ तो इंस्पायर किया होगा, सर इंस्पायर नहीं, या लेकिन फिर लोगों की खुशी का वजह बनना, नहीं वजह यही बस। ना 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 ना। सर मैं आपको अपनी लाइफ की बताऊं तो मैं, कृपा है मेरे ऊपर भगवान की कि अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अच्छी जॉब करता था। पेरेंट्स ने बाहर भी भेजा पढ़ने के लिए, बाहर से स्टडी भी करके आया और हिंदुस्तान में बहुत रेपुटेड कंपनी के अंदर जॉब करता था। और जिस टाइम मैं जॉब पे था तो मेरी अच्छी खासी सैलरी होती थी। ये भी नहीं कि मैं कहूँ कि जी मेरी सैलरी कम थी। जिस एज में मैं था और उस टाइम पे वो सैलरी मेरे लिए बहुत बढ़िया थी। एंड नाइट ड्यूटी अक्सर रहती है, तो मैं जब एक दोस्त जब इकट्ठे होते तो कहाँ जाएंगे घूमने फिरने। और ये मैं नाइट ड्यूटी, मेरी शिफ्ट होती थी, अक्सर नाइट में रहती थी। तो मेरे से थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ अंधेरिया मोड़ लगता है, जहाँ पर हमारी रात को कैब रुकती थी। और एक यंग टाइम में आदमी वहाँ सिगरेट के सुट्टे मार लिए, कोल्ड ड्रिंक पी ली, वो चलता है। एंड दैट टाइम मैंने देखा जब रात को हम वहाँ रुके, दिसंबर 19 की बात कर रहा हूँ मैं। दिसंबर 19 में जब मैंने उनको देखा तो वहाँ एक रोड के किनारे कुछ सीनियर आराम से बैठे हुए हैं। नहीं नजर पड़ी, मैंने कहा यार छोड़ ना, दुनिया परेशान है, क्या हो गया, तू क्यों परेशान हो रहा है? तो दिल में कहीं ना कहीं वो बात पिंच कर रही थी, पूछ तो ले यार, इतनी ठंड पड़ रही है, 3 डिग्री टेम्परेचर है, वो है मर जाएगा यार रात को। एक बार पूछ लेते हैं। हिम्मत करके पूछा, बाबा क्या चाय वाय पी नहीं की? कह रहा नहीं। मैं चाय पियो, मैंने कहा चाय दे इसको। चाय पीते हैं। तो दर्द 85 साल का सीनियर अगर रात को 2 डिग्री टेम्परेचर पे रोड पे पड़ा है तो कहानी तो जरूर होगी। बस इसी कहानी को मैं जानना चाहता हूँ, कहाँ से इस चीज की शुरुआत वो हुई? बस वही शुरुआत थी। देखा हमने कि पूछा कि क्या हो गया, क्यों रोड पे पड़े हो? क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी और इतना डीप जाना नहीं चाहते थे। जब आप किसी की आंखों में आंसू देखते हो और कप कप की आंखें, और वो भी 85 साल के बुजुर्ग में, तो कहानी बहुत बड़ी होती। बड़ा पूछा, नहीं बताया। तो मैंने चाय वाले को बोला तू इसको जाने मत देना, मैं सुबह 8:30 बजे जाऊंगा, मेरी कैब जा रही है इस टाइम, तो मैं आके बात करूंगा, पर तू जाने मत देना। मैं उसको 100 रुपये दे के निकल जाता हूँ, तो सुबह बात करूंगा। आप यकीन मानिए वो 2:30 बजे का वाक़या था और मैं सुबह 6:30 बजे पहुंच जाता हूँ उसके पास। तो वहीं पे वहीं पे मिलता है। वहीं पे थे। मैंने कहा पूछा, बहुत उनसे प्यार से पूछा कि ये करो, उन्होंने रोता रहा पर बताने की कोशिश नहीं करी। बड़ा टाइम के बाद उन्होंने बताया कि बच्चों ने मेरे को मारा, मैं 2,000 रुपये लेके बैठा था, मेरे बच्चों ने 2,000 छीनने की कोशिश करी और मैंने 2,000 रुपये नहीं दिए, तो मेरे बच्चों ने मुझे बाहर फेंक दिया सिर्फ 2,000 रुपये के। सिर्फ 2,000 रुपए के लिए? सिर्फ 2,000 रुपये। 3 डिग्री टेम्परेचर में? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कहाँ रहते हो? उन्होंने अपना घर का एड्रेस दिया। मैं और मेरा फ्रेंड उनके घर गए। मैंने उनसे बात की जाके, मैं बोला यार आपके फादर हैं, नाजो से पाला है आपको और आपने रोड पे फेंक दिया। कह रहा फेंका तो फेंका, तू ले जा।
एक बच्चे की ये बात कह रहे अपने तू पेरेंट्स के प्रति, और हाँ, ये 85 साल का कह रहे पेरेंट। तू ले जा, तेरे को तैयार है तू। मैंने कहा यार ये कौन सी बात होती है, ले जा। आपके पेरेंट्स हैं, आप रखोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी थोड़ी बनती है। मैं रोड से उठा के लाया हूँ। कह रहे भाई साहब मेरे घर में दोबारा आ गया, पुलिस को कॉल करूंगा, और मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे को ज्यादा दया आती है, तेरे को ज्यादा रहम आता है, तो इसको ले जा अपने घर रख। ठीक है जी, लेके जा रहा हूँ। लेके आ गया। अब एक आदमी का जोश होता है ना, जिस टाइम आपको यही नहीं पता कि रास्ता कहाँ है, क्या होगा, बोल के आ गया बस आप भी। चीजें क्लिक कर गई, उस पर काम करना है तो नहीं करना है। नहीं, काम नहीं, उस टाइम तक पता ही नहीं था क्या होता है। मुझे नहीं पता था। अब लेके मैंने, चल बाबा आ जाओ। मैं जोश जोश के लेके आ गया। मैंने, अब मैं लेके कहाँ जाऊँ। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मैंने ऐसे ऐसे कोई बाबा हैं और रोड पे पड़े थे, तो उनको मैंने बोला कि आप मेरे घर आ जाओ, मैं उनके फैमिली के साथ मिल के आया। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा तू पागल हो गया है, कल ना मर गया तो कौन देखेगा इसको, क्या करेगा, और तू अपने आपके पेरेंट्स को पेरेंट्स संभाल। ऐसे बोले? कह रहे अपने पेरेंट्स को संभाल, दूसरों की चिंता ना उठा तू। तो मैंने कहा यार घर है, रख लेंगे, क्या दिक्कत आ जाएगी। तो मेरे पेरेंट्स ने भी उस टाइम बहुत ऑब्जेक्शन उठाया कि हम नहीं रख सकते अननोन पर्सन को। ठीक है। तो मैंने अपनी मदर को, फादर को समझाने की कोशिश की कि थोड़ा देख लेते हैं, क्या हो जाएगा। उस टाइम आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो चुकी थी, मेरी वाइफ भी वर्किंग थी, मैं वर्किंग था। बीवी का क्या रिएक्शन था? बीवी तो मेरी सुपर, वो हमेशा मेरे साथ है। तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं बोला यार, मैं कह दिया यार देखो घर हमारा नहीं है, अब हमारा होता तो हम फाइट भी कर लेते, और आप उठा के लाए हो तो क्यों उठा के लाए, अब लेके आए हो तो संभालो। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखते हैं अभी तो मदर फादर को समझाने के बावजूद उन्होंने नहीं इस चीज को अडेप्ट किया कि अगर ये कल मर गया तो इसका क्लेम कौन देगा। सारी बात यहीं पे आके फंस रही थी कि अगर वो आप। मर गए तो, आखिर ये मर गए तो कल ने कौन पुलिस केस में जाएगा, मुझे ये बताओ। अब चैलेंज बहुत बड़ा आ गया। और इसका निष्कर्ष निकल नहीं रहा। कुछ भी नहीं। मैंने कहा यार, मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स को कहा ठीक है मैं छोड़ के आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं पास में एक प्रॉपर्टी वाले से बात की, मैं बोला यार तू मुझे कमरा किराए पे दिला। कह रहे क्यों। मैं बोला मैं रहना चाहता हूँ। कह रहे कौन कौन है। मैं बोला मैं हूँ और बाबूजी हमारे। कह रहा और कोई परिवार में। बोला नहीं। मैं बोला कोई भी नहीं है, मैं जॉब के लिए आया था और फादर साहब ये थे, हम आ गए यहाँ पे, अब मैं काम करूंगा ये रहेंगे। तो मैंने एक कमरा किराए पे लिया। अब मैं उनको छोड़ के जाऊं, खाना कहाँ से आएगा, ये सारे मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। एक साइकिल बन जाता है ना, किसी की जिम्मेवारी लेते हैं, बहुत। सारी चीजों का एक और ये साइकिल चीज रहता मेरे है। दिमाग में खाई जा रही थी, अगर कल ने इसको कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा। पापा की बातें याद आ वही रही हैं। बात है, देखो जब होता है तो बड़ा चैलेंज। और जॉब, अलबत्ता मैंने उसको देखा, उनकी बातें सुनी, 8-10 दिन में उनके साथ रहा। किराए पे जगह लेके रहना, अपना घर छोड़ के किराए पे रहना, आप समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल 15 दिन हो गए रहते रहते, मेरे को भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें फिर परेशान होने लग गया कि यार मैं कैसे मैनेज करूँ अब। मैं घर से छोड़कर वहाँ रहना, वहाँ घर, पर जॉब, अपना परिवार, फिर एक परेशान और हो जाता परिवार। है आदमी। मैंने वाइफ से सारी चीज़ें शेयर की, तो वाइफ ने कहा भी अब क्या करोगे, आप घर वालों को बोलो कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आप कहीं बाहर जा रहे हो, और उनके साथ समय बिताओ। आइडिया क्लिक वाइफ, कर गया। वाइफ मतलब हर जगह हर मोड़ पे एक होता है कि जब बहुत साथ होता है। साथ फेरा लिया जाता है उस तो समय की उन्होंने कहा बात। आज भी उनका सौभाग्य मैं कहता हूँ कि मेरे लिए, कहते हैं ना कि जिंदगी में कोई होता है तो बिल्कुल कोई ना कोई तो आपकी जिंदगी में आता ही है। तो उन्होंने बोला कि यार क्या है, बड़ी बात थोड़ी ना है, किराया बोल दो ट्रांसफर हो गया यहाँ से। मैंने कहा भाई ठीक है बात तो, समस्या ये बन गई कि घर से रहना दूर, आपको खुद को भी कपड़े धोने, उनके कपड़े, खाना। सब चीज का ध्यान रखना। सर मतलब ये हो गया था लास्ट में कि छोड़ दे यार, तू भी छोड़ दे इसको। मैंने एक दिन फिर 20-25 दिन के बाद मैंने कहा बाबा यार मैं इतना ही कर सकता था, अब मेरे बस की बात नहीं, आप और कहीं मैं आपको देखता हूँ अरेंज करूंगा। तो वो कहते हैं ना कि रोने लग गए। उनको एक उम्मीद जगी थी, 20-25 दिन में फिर से वो उम्मीद धाराशायी दिख रही थी। फिर रोने लग गए कि ठीक है, उन्होंने फेंक दिया तो आप कौन होते हो, जिनको पैदा किया था, बड़ा किया था, पाला था, नौकरी दिलाई, उन्होंने ही रखा, तो अब तो बेटा क्या। इतना दिन कर दिए, ये भी बहुत बड़ी बात कह रहा ठीक है निकल जाऊंगा मैं भी। तो फिर वो बात ना दिल को छू गई कि यार, मैंने कहा नहीं यार, अब नहीं देखता हूँ। मैंने अपने बॉस को बोला, जो मेरी कंपनी के थे, मैंने बॉस मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। वो मेरे सर पे चढ़ गए, तू पागल हो गया है,
बहुत सारे लेक्चरबाजी हुई। मैंने कहा बस छोड़ना चाहता हूँ, बस अब इनफ। रीजन रीजन बताऊंगा, जो टाइम है 2 महीने का पीरियड है, मैं आपका टाइम पूरा करूंगा, बट मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं डिस्टर्ब हूँ किसी चीज़ को लेकर। तो मेरे बॉस ने मना कर दिया कि नहीं ये नहीं, कुछ भी बोला। जब मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट आ सकता हूँ तो मेरे लिए नौकरी कौन सी बड़ी चीज़ थी। मैंने कहा, कह रहा इससे अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, और इतनी अच्छी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब पाना इतना आसान नहीं है। समझ रहा हूँ सर, हाँ, जॉब किस कंपनी में जॉब कर? बहुत बड़ी कंपनी थी। कंपनी का नाम बता। बहुत बड़ी कंपनी थी, उसका क्लेम भी है मेरे पास, क्योंकि मैंने अटेंडम नौकरी छोड़ी थी, बाद में केस भी उस कंपनी के साथ हुआ था। नौकरी छोड़ दिए तो केस वोस भी चला। अटेंडम छोड़ नहीं सकते आप, जो बिल्कुल। एमएनसीज कंपनी के कुछ अपने बिल्कुल। प्रोटोकॉल्स होते हैं, जॉब छोड़ने से पहले आपको, और आप एक अच्छी जॉब पे होते हो तो उस चीज़ का है। खैर, पैसा खत्म, नौकरी खत्म। दिक्कतें आ गई थी। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर थोड़ा सा स्टडी किया, देखा कैसे रख सकता हूँ। फिर कुछ समझ में आया कि ओल्ड एज होम होते हैं, उनकी स्टडी करी। एक ओल्ड एज होम में जॉब के लिए गया। उस होम में मैंने कहा जी मैं जॉब करना चाहता हूँ। उसने कहा जी ठीक है, क्या पढ़े लिखे हो? मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कह रहा नहीं। तो वो इस बात को एग्री नहीं कर रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे सिर्फ आप 10-20 हज़ार जो भी आप देना चाहते हो मुझे दे दो। उस बंदे ने कहा मैं 7 हज़ार रुपये दूंगा आपको। ओल्ड एज होम वाले। मैंने कहा ठीक है, खाना पीना? मैं बोला जी फादर साहब उनका खाना ले जा सकता हूँ यहाँ से? तो उन्होंने कहा जी मैं आपको भी खाना नहीं दूंगा, उनकी तो बात अलग है, मैं नौकरी दे सकता हूँ। आपको भी खाना नहीं। मैंने कहा जी ठीक है सर, मैंने वहाँ नौकरी तो नहीं फिर करी थी। कम आप कहीं और, जब नौकरी करना था तो एक नौकरी छोड़ के कहीं और ट्राई करते। आप ओल्ड एज होम को ही क्यों चुने? इसलिए चुना ना कि मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं आखिर करूंगा क्या। मेरी नौकरी तो जा चुकी है आज से, नौकरी तो मेरे पास करनी होती तो इतनी बड़ी नौकरी थोड़ी छोड़ता। कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीनियर की थी, और अब मेरे दिमाग में था कि इसको तो मुझे रखना है। अब मुझे रखना कैसे है, वो चैलेंज था। ओल्ड एज होम में मैं गया, मैंने उनके एडमिनिस्ट्रेटर को देखा, सिस्टम को देखा, लोग कैसे किस तरह से क्या होता है, वो सारा मैंने 5 दिन में रीड किया। आफ्टर 5 डेज, पर्पस भी, यहाँ वहाँ काम करने का पर्पस भी यही था कि सिस्टम को जानना है। सिर्फ 5 दिन। मैंने आफ्टर 5 डेज मैंने कहा सॉरी बस, मैं नहीं कर पाऊंगा। और कह रहा है नहीं अभी ये मेरा पैसे नहीं देना, तुम ना दो कोई बात नहीं, पर मैं काम नहीं करूंगा अब, मैं जा रहा हूँ। हाथ जोड़े निकल गया। समझ में आ चुका था कि ऐसा कुछ होता है। अब क्या करना है आप समझ में आ चुका सब था। कुछ पिक्चर क्लियर थी। तो मैंने, वो बाबा थे, थोड़ा सा मैंने ऐड चलाया, कांटेक्ट किए हॉस्पिटल में, और जगह जगह मैंने बोला लोगों को, थोड़ी थोड़ी एडवर्टीजमेंट स्टार्ट की। तो मेरे पास एक सीनियर और आ गए, 2 हो गए। मैंने उनकी फैमिली से बोला कि मुझे आप सपोर्ट कर देना, क्योंकि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, मैं इनको रख लूँगा पर सपोर्ट कर देना। उन्होंने कहा जी ठीक है कर देंगे। तो मेरे को एक होप वहाँ पर बिल्डअप होने लगी कि अब मैं कर सकता हूँ। 2 महीने में मेरे पास 9 लोग हो गए थे, मतलब 9 लोगों की फैमिली हम हो चुके थे। 2 महीने में जो एक फैमिली छोड़ के आए थे, आप एक नई फैमिली नई बना चुके नई थे। फैमिली जो है वो 9 लोगों की हो चुकी थी। तो कोई मुझे 1,000 रुपये, कोई 2,000 रुपये, कोई 3,000 रुपये मुझे सपोर्ट करने लगे थे। मतलब इस लायक हो गए थे हम कि हमारा राशन आने लग गया। 9 लोगों की फैमिली बनाने में कम से कम 60 से 70 वर्ष लग जाता है, 70 से 80 कम से नहीं कम। सर, आज कृपा है ऊपर वालों की, 350 लोगों की फैमिली है। 6 साल में। नहीं सर, 9 साल का सफर, 6 साल नहीं, 9 साल का सफर है सर। उसके बाद की कहानी। बस उसके बाद तो पैसा जब आ जाता है, हमने राशन भरा अपने लिए कि भूखे तो नहीं मरेंगे कम से कम। जब भी कुछ पैसा आता था तो सबसे पहले राशन खरीदते थे कम कि से कम खाना चलता रहे। बस भूख से ना मरे। किराए वाला पैसा मांगता था, वो हाथ जोड़ देते, दे देंगे, टाइम दो। उससे भी तन बन रहती थी। मैंने कहा यार लेके नहीं मरेंगे। तो उसको बाद में ये होने लग गया कि तो लोग इकट्ठे कर रहे हैं, देगा नहीं पैसे, वही चैलेंज था। मैंने कहा नहीं मैं करूँगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों से पैसे मांगे, मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया। दोस्त दोस्त सपोर्ट करते थे नहीं उसमें? करते सर, जब वो उस टाइम तक होते हैं जब उन जब आप लोगों ने, भी अच्छे रहते हो, पैसे जब से आप एक निपुण रहते हो। पोजीशन रहते हो सर, मैंने जिन लोगों को हाथ पकड़कर पोजीशन दिलाई थी, उन लोगों से मैंने पैसे मांगे तो उन्होंने मुझे ये कह के कहा यार मेरी तो पेंशन आती नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो अरे नहीं मतलब, मैं जैसे मेरे पापा कहते हैं कि जब आप किसी से पैसे मांगोगे ना, तो दिखेगा कि आप उसको लौटा सकते हैं कि नहीं, तभी आपको देता है। तो ऐसा भी आपके साथ है। रहा? एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बात जिस आदमी की उंगली पकड़कर आपने सीढ़ियां चढ़ाया हो ना, आप उसका कान पकड़ के पैसे मांग लेते हो। पर वक्त जब आप उस कुर्सी पे बैठे हो, जिस दिन वो कुर्सी आपके हाथ से निकल जाती है ना, वही आदमी आपको ये कहता है कि तू है कौन।
बीसियों लोगों को अच्छे वक्त में सब साथ रहते सर हैं। ये तो ऊपर वाला भी जानता है, आप भी जानते हैं। अच्छे वक्त के दोस्त है सर, बुरे वक्त में कोई अकेला लड़ना पड़ता है। अच्छे वक्त में सब दोस्त है, बुरे वक्त में अगर आपका कोई साथ दे जाता है तो उसको भूलना नहीं चाहिए। वो भगवान है आपके लिए, और कोई ना कोई फरिश्ता भगवान बन के आ ही कोई जाता ऐसा दोस्त जो आपका उस वक्त साथ दिया जिस समय आपको सबसे जरूरत थी है। उस नहीं सर, जिंदगी दोस्त तो ऐसा नहीं है, फैमिली भी अगेंस्ट ही थी। में भी? बस भगवान जी थे, उन्होंने साथ दिया और उसके साथ साथ चलते रहे। किराया भी दिया, बड़ा सेंटर भी लिया, बड़े सेंटर के साथ लोग कारवां उसके बाद बढ़ता गया। और कितना नहीं सर। आज कितने सेंटर हैं आपके पास? सर आज हम 4 सेंटर चलाते हैं। दिल्ली एक में कितने? सर दिल्ली में हमारा एक सेंटर ये है, एक मोहाली में सेंटर है, एक हमारा हरियाणा में है, 200 प्लस लोग वहाँ रहते हैं। फिर लोगों ने कहा जी पैसा कमाने का जरिया बना लिया, पैसा आ लोग ये गया। भी चालू कर दिए हाँ, बोलना। वो उल्टा बोलने लगे, पैसा बनाने का जरिया बना लिया, इससे पैसा कमाते हैं, इससे पैसा आएगा, इसलिए ये कर ले। अच्छा, लोगों के मन में होगा कि शायद इससे पैसा कमाया जा सकता है, तो क्या इस चीज से पैसा कमाया जा सकता है या सिर्फ समाज सेवा भर है? सर अगर इससे पैसा कमाया जाता तो कमाओ ना। मैं तो कहता हूँ मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपके ओन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर आपका कोई भी आदमी, कोई भी आपका सब्सक्राइबर, कोई भी आपका व्यूअर, अगर आप सेवा करना चाहते हो, मेरा नंबर लिखा होगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको हेल्प करूंगा। आप सेवा करके देखो कितनी सस्ती होती है। सर गालियां खानी पड़ती हैं, रातों को नींद उड़ानी पड़ती है, कितनी रात रोड पे बितानी पड़ती है, आपके घर में दिक्कत होती है, आप उस दिक्कत को छोड़कर रोड पे रहते हो। आप इस परेशानी से गुजरे हैं क्यों कि नहीं दिख रहे? कभी रोड पे आप गए हैं, आज भी लोग? जाते हैं सर, आज भी जाता हूँ। आज से 4 दिन पहले का रेस्क्यू है, आज भी है सर। आज भी पट्टी करता हूँ लोगों को जाके, आज भी कटिंग करता हूँ, आज भी नहलाता हूँ। आजकल तो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि लोग रील बनाने के लिए बहुत सारी चीजें सर करते रील हैं। बनाने का शौक होता तो 350 लोगों की फैमिली नहीं बनाता। अपने घर रखता हूँ 350 लोगों को, एक फैमिली बनाई है, रील नहीं बनाता। तो इंस्टाग्राम पे आप इस चीज को अपलोड करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम कहते हैं आप भी करो, इंस्पायर करते हैं। मेरी कहानी सुनो, आप सुन के बनाओ, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मेरी हेल्प करने वाला कोई नहीं था, पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप मुझसे हेल्प लो, आप शुरू तो करो। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर आप पैसा कमा सकते हो तो कमाओ, इन 350 लोगों की भलाई तो कर सकते हो ना, कमाओ, पैसा कमाना आगे आओ। ये जब स्टार्ट किए थे तो इनके पीछे कोई खड़ा नहीं था, इन्होंने अपनी कंपनी की जॉब छोड़ दी। लेकिन आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए नई उम्मीद बनना चाहते हैं, उनके साथ आप खड़े हैं। सर आपके ओन कैमरा फिर कह रहा हूं एक बार दोबारा से, अगर कोई भी व्यूअर समाज सेवा करना चाहता है, हेल्प चाहता है, एनजीओ बनाना चाहता है, संस्था खोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, संस्था से रिलेटेड कुछ भी आपके दिमाग में, तो आप मुझे कॉल करना, रात के 2 बजे कॉल करना, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आपकी हर तरीके से कोशिश करूंगा, आपकी हर तरीके से मदद करूंगा, फाइनेंस भी मदद करूंगा, आपकी चलाने में कोशिश करूंगा कि आप किसी तरह से सर्वाइव करो। करो तो सही सर। लोग बोलना आसान है कि पैसा कमाते हैं, लोग 1 मिनट में बोलते हैं। मैं बताता हूँ सर, अगर आपके अंदर जज्बा है काम करने, लैट्रिन साफ करके दिखाओ ना किसी की। सर मैं 20,000 रुपये दूंगा किसी आदमी को जो कहता है मैं अजीब सेवा करना चाहता हूँ। सर लैट्रिन साफ करके दिखाओ किसी अननोन पर्सन की, कीड़े निकाल के दिखाओ, आप रात की नींद नहीं सो के करेगा, दिखाओ, जिससे कहना आपको। आसान है, करना नहीं। सर किसी का मुंह साफ करना इतना आसान नहीं है। जिसकी लैट्रिन कर रखी है, हाथ में लैट्रिन भरी पड़ी है, आप उस लैट्रिन को धोते हो। लोगों को क्या है, लोगों तो कहेंगे, सुनने बोलने दो। सर सुनने से कुछ नहीं होता है। जब सेवा करना तो उस दिन आ जाएगा जिस दिन आप लोगों की गाली खाना सुन लो, तो बस जिस दिन आपको गाली खानी आ गई, आप सेवा करना सीख जाओगे। देते रहो गाली। आज भी रात को 2 बजे लोग फोन करके कहते हैं जी वहां पे कोई पड़ा हुआ, आप ले जाओ। जब जाके देखते कोई नहीं होता, लोग कहते अच्छा, हैं। ऐसा भी होता है? सर हजारों बार, 10-10 किलोमीटर ऐसा दूर लोग क्यों जाके। करते हैं? मतलब समझ में नहीं आता है कि अगर एक्चुअल में कोई बंदा उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, वो वहीं काम कर रहा है, तो डेफिनेटली वो बंदा आएगा ही आएगा। अगर आप ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देते हो तो लोग ऐसा क्यों करते हैं? सर आज सोशल मीडिया है, आपने मुझे कॉल किया, आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आप वहां पर आइए, 10 किलोमीटर दूर पे एक सीनियर पड़ा है, हम कहते हैं जी वीडियो लोकेशन भेज दो, वीडियो भेज दो, कह रहा मैं वीडियो बनाने के लिए खड़ा हूँ, बोल रहा हूँ वो नहीं कर सकते। अब आप क्या बोलोगे? सर मैंने तो यही बोला है कि वीडियो भेज दो, लोकेशन भेज, लोकेशन भेजेंगे, वीडियो नहीं भेजेंगे। अगर नहीं जाते तो अगले दिन वही तो रिकॉर्ड ऑलरेडी करते, वही रिकॉर्ड कर कर सोशल मीडिया पे डालते, सोशल वर्कर को कॉल किया और रात को आया नहीं। जब जाके देखते हैं
कोई नहीं है, उससे पूछते भैया यहाँ तो कोई नहीं है, कह रहा है ये देख रहे थे कि रात को अगर जरूरत पड़ेगी आओगे या नहीं आओगे। सर बताइए क्या दिल पे गुजरती होगी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन लोगों की वजह से कभी एक्चुअल में किसी को जरूरत हो और आप ये सोच के नहीं गए हो कि यार ये लोग तो हरदम फोन करते रहते हैं लेकिन वहां पे कोई नहीं कोई रहता। फर्क नहीं पड़ता सर, बुला लो, हमें क्या, हमारा काम ही वही। जाके आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, अगला खुश, हमें क्या था, होता तो ले आते, नहीं है तो जाके वापस आ गए। सर कोई गाली दे रहा है, कोई उल्टा पुल्टा बोलने दो, आप अपना काम करते रहो, अपना काम बोलेगा। आप एक किसी भी, अगर जो आदमी गाली दे रहा है उसको एक बार एक बात बोल दो कि भाई साहब अब मुझे 100 गाली दो, बीच चौराहे पे 100 जूते मारना, पर अपने घर में किसी अननोन 10 आदमियों को रख के दिखा दे, जो कहेगा जिंदगी भर गुलामी कर दूंगा, अपने घर में रख के दिखा दे अपने भी बच्चों के साथ, अननोन पर्सन को उसकी लैट्रिन साफ करके दिखा दे, गाली देने का हक उसको है। बातों में सर गाली देने से आदमी का समाज नहीं सुधरेगा, वीडियो रील बनाने से समाज नहीं सुधरने वाला है। लेके आओ, उनकी सेवा करो, अपने घर में रखो, जगह लो, उनकी केयर करके दिखाओ, उनको सक्षम बनाओ, उनका इलाज करवाओ। जब हम लेके आते कीड़े पड़े होते हैं, इलाज करवाते हैं, सक्षम बनाते हैं, वो लोग आज चल रहे हैं। वो लोग होते हैं जिनको यही नहीं पता कि समाज धर्म और किस मजहब से आते हैं, उनकी सेवा करके दिखाओ ना। सर सेवा नाम छोटा सा है, जिस दिन करना होगा ना सीख जाओगे। आजकल तो सोशल मीडिया पे देखा जाए तो हर कोई अपने आप को समाज समाज सेवी ही बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सिर्फ समाज सेवी सोशल मीडिया पे ही रहता है। ग्राउंड पे अगर जितने सोशल मीडिया पे समाज सेवी हैं, ग्राउंड पे अगर आ जाए तो क्या रोड पे कोई मिलेगा बैठा हुआ? सर अगर समाज सेवा करनी है तो घर से शुरू करो, आप अपने घर को शुरू कर दो, वो लोग रोड पे जाएंगे कौन, वो लोग हैं कहाँ से, ऊपर से नहीं आए, वो आसमान से नहीं गिरे हैं। आप अपने माँ बाप को संभालना सीख लो, अपने भाइयों को संभालना सीख लो, अपनी बीवी को संभालना सीख लो, रोड पे लोग कहाँ से मिलेंगे आपको, आश्रम बंद हो जाएंगे, नहीं होने चाहिए आश्रम। हम आश्रम तो तब चलाना मजबूरी है, तब वो लोग अपने माँ बाप अपने परिवार को नहीं संभाल पाते, नहीं हमें जरूरत क्या आश्रम चलाने की, हम तो आज बंद कर देंगे, अपने परिवार को संभाल लो, हमें जरूरत क्या पड़ेगी। क्यों आश्रम की जरूरत पड़ रही है आज, क्योंकि वो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाते हैं, तब आश्रम खुल रहे हैं। सर बीमारी है, कोई तकलीफ आ जाती है परिवार में, पैसे का अभाव है, नहीं दिक्कत है, अरे इलाज कराओ, संस्थाओं से हेल्प मांगो, उनको अपने घर में रखो। जब रोड पे छोड़ देते हो क्या इलाज हो जाएगा? सर संस्थाएं तब खुलती है जब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपने माँ बाप को या किसी को भी रोड पर छोड़ देते हैं। वो क्या समझते हैं, क्या समझते हैं वो लोग? सर वक्त है, जैसा बोओगे ना सर काटना तो वही पड़ेगा। जो आज बो रहे हो, आपने जो बोया है वो आपके बच्चे काटेंगे, और जो आप काट रहे हो सर वो पीछे जन्म के काट रहे हो, इस जन्म के नहीं है। आप सोच रहे हो कि आपकी मार हो रही है और आप चैन की नींद सो जाओगे, गलत फहमी है। आपके बाप को भूखा सुलाकर बच्चों का पेट भर रहे हो, सर गलत फहमी है ये गलत फहमी मैं आपको कह रहा हूँ, इसको दूर करो। एक रोटी 4 हिस्से बांट लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? जब 2 कमरे का घर बना लेते हो तो सबसे पहले ये मेरा बेटे का घर है, कमरा है, ये उसका है, और आज के नौजवान क्या बोलते हैं कि परिवार के साथ रह रहा हूँ। परिवार कौन? मेरे 2 बच्चे और बीवी, वो माँ बाप कुछ माँ नहीं है। बाप परिवार नहीं है। फिर सर बात सुनो लोगों की, किन के कहाँ रह रहे हो भाई? वो यही बोलते हैं मेरे परिवार, अरे भाई साहब तेरा परिवार क्या हो गया? शादी हो गए, बड़े कर दिए, पढ़ा लिखा दिए, नौकरी कर रहे हो तो अपना परिवार हो गया। उससे पहले वो माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, कामयाब किया, वो परिवार नहीं रहता, वो माँ बाप खत्म हो जाते हैं उस टाइम तक। जब बच्चा बड़ा हो गया, बस उसके अंदर प्यार है, उसके साथ लगाव है, उसको उछाल रहे हैं, वो माँ बेचारी कोने में बैठ के देख रही है कि मेरा बेटा है। अरे तू अपना बेटा उससे प्यार करता, वो भी तो माँ है जो अपने बेटे के लिए रो रही है, वो भी तो माँ ही है जो अपने बेटे के लिए कह रही है कि मुझे आ और एक बार गले लगा। अच्छा, इसका वजह क्या हो सकता है कि एक बेटा अपने पिता से वैर करने लगता है? दिक्कत कहाँ आ रही है? जैसे आजकल के सिस्टम में बहुत ऐसे लोग बोलते हैं कि शादी होने के बाद ही सब चीज ज्यादा होने लगता है, तो आपको क्या लगता है कि दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि बहुत सारे केसेस आते होंगे तो थोड़ा तो आप भी जानने की कोशिश करते ही होंगे कि सर क्यों आप आए हैं, क्या दिक्कत हो रही है। मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूँ।
सर दिक्कत कहीं नहीं, शादी तो एक बहाना है यार। आपकी बेटी किसी दूसरे घर जाती है तो बेटी होती है, जब दूसरे की बेटी आपके घर आ जाती है तो बहू कह देते हो। जब आपकी बेटी को तकलीफ मिलती है तो आप जा जाकर गांव गांव तक ढिंडोरा पीट देते हो कि मेरी बेटी को तकलीफ, और जब बहू को तकलीफ देते हो तो उस टाइम ये नहीं कहते हो कि मेरी बहू निकम्मी, आप ये कहते हो बहू निकम्मी आ गई। अरे पैदा तो आपने ही बेटी की है, आप भी एक बेटी के बाप हो। किसी को दाग लगाने से पहले अपने दामन में देख लो कितने दाग हैं। यही नहीं कर पाते हम लोग। दूसरे की बेटी लाकर गाँव में बहू आ गई तो उसके अंदर लाखों कमियां ढूंढने बैठ जाते हैं कि माँ ने ये नहीं सिखाया, ये नहीं दिया। अरे यार तुम्हारी बेटी है, उसके अंदर तुमने कितने गुण डाल दिए। अगर लोग अपनी बहू को बेटी बना के रखें तो घर के झगड़े ही ना हो। तो कहीं ना कहीं ये वजह है थोड़ी बहुत। सर 100% है। आपकी बेटी फैंसी कपड़े पहने, वो मेरी बेटी है। कोई दिक्कत नहीं, जब बहू पहन ले तो बोला जी ये क्यों पहन लिए। अरे भैया इतना भेदभाव क्यों। मतलब बेटी बेटी बहू घर की इज्जत बन जाती है। सर यही तो चीज है ना, ये रूढ़िवादी चीज है। आप इनमें बदलाव करो, और जिन परिवार में ऐसा नहीं होता है वो परिवार बहुत अच्छे हैं। जिस एक ही थाली में बैठकर बहू भी खा रही है, बेटी भी खा रही है, और ससुर भी खा रहे हैं, सास भी खा रही है, एक ही टेबल में बैठ के खा रहे हैं, उन घरों में झगड़े नहीं होते हैं। वहां झगड़े होते हैं जहां पर समाज के ठेकेदार आ जाते हैं। यहाँ पे लोग डिसाइड कर देते हैं कि अगर ये बहू है तो अपने ससुर के साथ बैठ के नहीं खा सकती अपने। समाज के जब आपके घर में जिस दिन तीसरा आदमी फैसला लेने लग जाएगा, आपका घर उस दिन से सब नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा आपके घर का। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। मेरी हर बात में सच्चाई होगी। जिस दिन आपके घर के फैसला कोई दूसरा आके लेने लग जाएगा, उस दिन से सोच लेना आपका घर बर्बाद हो चुका है। आप लड़ो मरो कटो गाली दो, पर तीसरे को एंट्री मत दो, आपका घर नहीं फटेगा कभी। जिस दिन तीसरा आदमी बैठ के फैसला कर देगा, उस दिन से वो घर का नाश होना स्टार्ट हो जाएगा। आपका घर का डिसीजन आप खुद लेने में नहीं सक्षम सर, हो। मेरे पेरेंट्स हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपका घर है तो आप खुद डिसीजन ले, किसी तीसरी को एंट्री ना दे। किस लिए सर, वो होता कौन है। आपके घर के फैसले वो कैसे ले लेगा, आप बताओ ना। सर एक छोटी सी बात है, घर बनाया आपने अपने पेरेंट्स को, 15 साल तक खूब ट्रस्ट करते हैं। जब बच्चा छोटा होता तो कहता मेरे फादर मेरे हीरो हैं। सबके साथ होता है। पर वो बच्चा जब साला 20 साल का हो जाता है, वो हीरो खत्म हो जाता है क्या। आप खुद हीरो बन जाएगा। वो खुद हीरो बन जाता है। जब वो 30 साल का हो जाता है तो उसकी बीवी आने के बाद वो कहता है जी मेरे फादर ने मेरे लिए क्या किया है। मैं कहता हूँ भाई साहब उसने तो कुछ नहीं किया, आप करके दे दो। उसको तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, उस बेचारे को नहीं पता था, उसने बच्चे पैदा कर दिए। आपको तो बहुत ज्ञानी हो, आप तो बहुत इस दुनिया में जीने वाले हो, टेक्निकल जानते हो, सब कुछ जानते हो, तो अपने माँ बाप के लिए बड़ा महल बना के दे दो ना। कि कहने की जरूरत ही कहाँ पड़ती है, बना के दो ना। कमी निकालने से पहले अपने अंदर झांक के देख लो कि आपकी झरनी में कितने छेद हैं। मतलब अगर समाज सेवा की शुरुआत घर से हो तो ये असल में तो आश्रम सर की जरूरत ही नहीं नहीं है, या पड़ती। फिर इन सब चीजों पे चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। सर मैं तो आज भी कहता हूँ, अगर आज समाज के अंदर कहीं न कहीं मैसेज हो, हर घर की अपने बच्चे जिम्मेदारी समझे, हर माँ बाप अपने बच्चों की जिम्मेदारी समझे, ये आश्रम कल बंद हो जाएंगे। इन आश्रम को चलाने वाला कोई भी कोई शौक नहीं है उनको, उनकी मजबूरी समझो कि वो तो समाज के लिए काम कर रहे हैं। सर कोई समाज सेवी या आप या हम जो भी कर रहे हैं, सर हमें क्या काम नहीं था इस दुनिया में, क्या बड़े नौकरी कंपनी नहीं की थी। जॉब छोड़ी आपने, फिर अच्छे पैकेज की नौकरी छोड़ी है, मेरे पेरेंट्स जिसकी वजह से केस भी लड़ना पड़ा। चल रहे हैं सर। अभी भी हाँ, बहुत सारी चीजें। पेरेंट्स को ये बात कब पता चला कि आप नौकरी छोड़ के और 3-4 महीने के बाद, ओल्ड एज होम चला रहे हैं? 4 महीने बाद क्या रिएक्शन था पापा का? बहुत अच्छा मेरे फादर ने बोला कि नहीं तूने गलत किया है, ये किया। पर मेरे फादर इस मामले में मैं बहुत वो कहता हूँ कि मेरे फादर मेरे पेरेंट्स ने इस चीज़ को समझा बाद में आने के बाद, और 1 साल के बाद उन्होंने बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि ठीक है ये जो कर रहा है अब ठीक कर रहा है। आज मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली लगी है, मतलब मेरे काम में सपोर्ट करते हैं, जब भी जहाँ मेरी जरूरत पड़ती है बिल्कुल करते हैं। क्योंकि एक सोच बदलनी थी सर, एक सोच का फर्क है, सिर्फ सोच का। जो आपके पापा 2 साल पहले उस काम को सपोर्ट नहीं करते थे, आपने उस थॉट को चेंज किया और आपने प्रूव किया कि हर नहीं, चीज की शुरुआत आपके घर से होनी चाहिए। आज उनको प्राउड फील होता है। एक वक्त था कि मेरे फादर ये कहते थे मेरा सबसे निकम्मा बेटा निकला है, पर आज वो कहते नहीं सबसे अच्छा बेटा निकला। किसी के पास एक माँ बाप की दुआ है, आपके पास सर मेरे सैकड़ों माँ बाप की दुआएं हैं। सर देखो, कैसे वो बेटा निकम्मा हो सकता है जिसके पास
हर रोज 100 लोगों का हाथ हो, हर 100 लोगों का मैं दुआ इतना मिल बड़ा रहा हो। आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे पास इतनी हैसियत नहीं है, पर हाँ, मेरे भगवान की दया से इतनी कृपा है। अगर आज 350 लोगों की फैमिली है, और ये भी मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, आने वाले वक्त में वो 550 में कन्वर्ट होने वाली है। बहुत अच्छी फैसिलिटी बना रहा हूँ, और अगले वो दिख 4 रहा है महीने सर, वो बताने की जरूरत नहीं है। सर एक और फैसिलिटी ये बनेगी। बताने की जरूरत नहीं है, आप विजुअल में देख रहे होंगे कि मतलब मैं अपना बात बता रहा हूँ सर। मैं आ रहा था लगभग 2-2.5 घंटे लगे मुझे मुझे आने में, ग्रेटर नोएडा से आ रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन जैसे मैं इस दरवाजे से अंदर आया ना, मेरा सारा थॉट चेंज हो गया कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मैं यहाँ आके जाना कि ऐसा भी ओल्ड एज होम हो सकता है। सर हमारा ना तो ओल्ड एज होम है, ये सेकेंड इनिंग फैमिली है। आप पूरे कहीं पर भी घूम लो इस घर में, आपको कहीं ओल्ड एज होम नजर नहीं आएगा। बिल्कुल सर, मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। ये और सेकेंड ये इनिंग बिल्कुल फैमिली मतलब उस टाइप का एक होता है ना कि जगह के हिसाब से वाइब आती है। है। अगर आप क्रिकेट के मैदान पे जाओगे तो लगेगा कि आप क्रिकेट खेलने आए हो, बैडमिंटन के कोर्ट में जाओगे तो लगेगा कि बैडमिंटन के कोर्ट पे आए हो। वैसा ही होता है कि आप जिस जगह पे जाएगा वहां का वाइब आता है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उस टाइप का वाइब आ ही नहीं रहा है। लग रहा है कि हम घर में बैठे हुए हैं, सर ये घर किसी है, अपने से बात कर रहे हैं, ऐसा फील ये हो रहा सेकेंड इनिंग फैमिली है सर, ये सबकी फैमिली है, ये एक आदमी की नहीं है, ये पूरी फैमिली है। ये किसी एक चीज, ये चीज जो है ये किसी एक की नहीं है, ये परिवार की चीज है। इस पूरी एक एक कण पे, एक एक चीज पे उन सब लोगों का हिस्सा है जो यहाँ रह रहे हैं। ये किसी एक आदमी की बनाई हुई दौलत नहीं है, इस सब की मेहनत है, ये उस परिवार की मेहनत है, ये उन लोगों की मेहनत है। हम लोग लड़ते हैं, बैठते हैं, आप देखेंगे हमारे जितने भी सीनियर हैं मॉल जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं, पिज्जा खाने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, क्यों नहीं जाएंगे? मूवी देखने हम जाते हैं, प्रेसिडेंट हाउस हम होके आए हैं, लोटस टेम्पल हम गए हैं, बाहर हम गए हैं, वृंदावन हम गए हैं, अच्छा वाटर पार्क हम गए हैं, है। मतलब सिर्फ नाइट जिंदगी क्लब हम गए हैं। नाइट क्लब। बिल्कुल, मैं अपने सीनियर को लेके गया हूँ, क्यों नहीं लेके जाऊंगा? मतलब किस बात का फिर ओल्ड स्टेज होम सर, किस बात का? सर ये ओल्ड स्टेज होम नहीं है। सर मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, मैं अपने सीनियर को नाइट क्लब लेके गया हूँ और लेके जाऊंगा अभी फिर, क्यों नहीं जाऊंगा? क्या समझते हो, उम्र ही तो है। सर अपने माँ बाप के अंदर एक उम्मीद जिंदा रखना हमेशा, सबसे कह रहा हूँ। आपके माँ बाप बूढ़े सिर्फ आपके दुख से होते हैं, आप जो दुख दे रहे हो ना उनसे बूढ़े होते हैं। सर उनको जवान रखना आपका काम है। अपने फादर से कभी फादर नहीं, एक दोस्त के हिसाब से बात करना, वो जवान हो जाएगा। अपने बाप को कभी ये मत समझना कि बूढ़ा हो गया, उसका हाथ पकड़ के शाम के टाइम गार्डन में चले जाना, आजकल उसकी के उम्र बढ़ जनरेशन जाएगी। आजकल के जनरेशन ये नहीं समझते हैं। ये समझते हैं कि पापा से कुछ मतलब नहीं बताना है, दोस्तों में सब बता देंगे। अपनी घर की बातें वो दोस्तों में शेयर कर देंगे, लेकिन अगर उन्हें कोई तकलीफ है ना तो पापा से नहीं बताएंगे। उनको अगर कभी पापा की मेंटरशिप की जरूरत है तो नहीं बात करेंगे, उनको उस समय पापा याद आएंगे। लेकिन जब बाहर गलत काम करना होगा उस समय पापा नहीं याद आता है। सर देखिए, एक सारी सोच के ऊपर बात है। इस दुनिया में एक पेरेंट्स ही है जो आपका भला चाहते हैं, और दुनिया में कोई भी आदमी आपका भला नहीं चाहेगा। एक माँ है जो कभी अपने बेटे को ये नहीं कहती कि मेरा बेटा खराब निकल गया या मेरा बेटा गंदा है, वो कहती है कि संगत खराब थी, मेरा बेटा खराब नहीं था, संगत खराब थी। बिल्कुल, संगति एक का बेटा असर है। अपनी माँ को मारता है, उसकी माँ फिर भी ये नहीं कहती कि वो मेरे को मारता है, वो कहता है नहीं, वो बेचारा संगत का असर है, वो पागल हो गया है, कभी ये नहीं कहती कि मुझे दुख देता है। एक माँ, एक बाप की आंखों से पता चलता है दुख क्या होता है, पर कभी समाज में जाके नहीं बोलता कि मेरा बेटा निकम्मा निकल गया, कभी नहीं बोलेगा। कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? और एक बेटा है जो कहता है मेरा बाप निकम्मा है। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये कलयुग है, इसको कलयुग कहेंगे। अरे जिसने पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, उसको तू पागल घोषित कर रहा है, उसको तू पागल कह रहा है। जिसने तेरे लिए, तेरे को विरासत दे दी, भाई साहब हम आप हैं क्या? क्या है हम और आप? कुछ नहीं। उस माँ बाप की देन है, हम उनका पेशाब है जिससे हम पैदा हुए हैं। जानते हैं बात? जिस पेशाब से पैदा होकर साले भाषणबाजी कर रहे हैं, उससे पूछो, उस माँ बाप से पूछो उस दिन जब तू पैदा हुआ था। वो दिन भूल जाते हैं ना, याद आता है तब, तब याद आता है जब उसके ऊपर मुसीबत पड़ती है और कोई साथ नहीं देता। उस दिन कहता है मेरा बाप अच्छा है, उस दिन कहता है मेरी माँ अच्छी है। कैसे इन सब चीजों को बैलेंस करते हैं सर? इसी सोसाइटी में आप भी रहते हैं।
और इसी सोसाइटी में वही लोग रहते हैं जो आपको गाली देते हैं, आपके कामों को बोलते हैं कि यार पैसे का बिजनेस बना लिया। कैसे आप इन सब चीजों को बैलेंस करते हैं? सर बैलेंस नहीं होता, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ। सर आप काम कर रहे हो ना, करते रहो। लोग गाली दे रहे हैं, उनका काम है गाली देना। किस किस की सुनोगे? टाइम नहीं है इतना सुनने का। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि वो मुझे 100 गाली दे रहा है मैं उससे भिड़ूंगा, मैं उसको बोलूंगा क्यों दे रहा है। गाली देना है ना, देता रहे यार, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, जब तक मैं एक सीनियर को सेविंग कर लूंगा। जितनी देर में तू गाली देगा इतनी देर में तो मैं अपने सीनियर को नहला दूंगा। जितनी देर में आप मुझे गाली दे रहे हो इतनी देर में तो भाई साहब मैं 10 काम कर लूंगा। आप गाली दो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। अगर मैं इस पूरे हॉल में बैठा हूँ और आपको कहूँ कि ब्लैक कलर देखो, तो आप 1 मिनट में ढूंढोगे जी सोफे ब्लैक है, वो ठीक है, अम्ब्रेला ब्लैक है, आपका टेलीविजन ब्लैक है। अरे यार व्हाइट क्यों नहीं दिखाई दिया आपको? आपको जो सोचते हो वैसा ही करते हो। तो आप अपनी सोच को बदल लो। आप जितना चीजों को ये करते हो, मैं आपके अंदर 1000 कमियां निकालूं। आप आए हो अपने काम के लिए, आए हो क्यों आए हो? अपने चैनल के लिए आए। अरे सर किस लिए? वो आपको कर्म है, आप अपना कर्म कर रहे हो। फिर और मैं आपको कहूं कि आप क्यों आए, ये आपका काम है, कमाई नहीं है, आपका कर्म है ये। फिर और उन सभी नौजवान बच्चों से मैं फिर एक बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर समाज के अंदर इज्जत पाना चाहते हैं, बड़ा ओहदा चाहते हैं, बड़ा नाम चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो एक बार अपने माँ अपने बाप को लेकर मॉल जाना, एक्सीलेटर पर चढ़ाना, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाना, और उसके बाद देखना आपके अंदर क्या वाइब्स आती हैं। जिंदगी बदल जाएगी आपकी। उस बूढ़ी माँ को व्हील चेयर पे बैठा के अगर है तो उस बाप का हाथ पकड़ के रोड पर जाते हुए कभी उसको खाना खिलाना, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खिलाना, आपको प्राउड फील होगा, आपकी शर्म भग जाएगी उस दिन। समझ गए आप? अपने बाप के लिए 20,000 रुपए की शर्ट खरीद के देना, उस दिन पता चलेगा तूने कमाया है। जिस दिन अपने फादर को अपने से महंगे कपड़े पहना दोगे उस दिन लगेगा कि तूने कुछ किया है समाज में। इतिहास गवाह है आज तक का, अपने आज आप को तक। तब संतुष्ट कर पाओगे, नहीं तो ऐसे और मैं हवाबाजी तो। तो देखो यही जानता हूँ, इतिहास गवाह है। जब हम शादी में जाते थे, आप लोग हम सब लोग जो शादी में जाते हैं, आज तक का इतिहास ये बोलता है कि हम लोग यानी हमारे पेरेंट्स ने कभी हमसे ज्यादा कीमती कपड़े नहीं पहने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से ज्यादा कीमती पहन नहीं पाता। क्यों? वो ये चाहता है कि उसके बच्चे, ये जो 5,000 10,000 लोग हैं उसमें अकेला यूनिक तो दिखे, भाई साहब इसलिए। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप भी तो वो फील करा दो कि आप उन सब में यूनिक हो। अगर आपके अंदर कुछ करने की, घर गुजरने की इच्छा है, अगर आप चाहते हो कुछ करना है, तो साला अपने माँ बाप के लिए करो ना। उनको अलग फील करा दो, उनके लिए दिखा दो कि मैं अपने माँ बाप के लिए ये कर सकता हूँ, अपने माँ बाप के लिए महंगे कपड़े खरीद सकता हूँ, अपने लिए कम खरीद लो। उस फादर के लिए एक महंगे जूते खरीद के दे देना, आपको पता चल जाएगा कि आपके फादर की दुआएं क्या है। एक वक्त, आज हम आप सब लोग क्या है जी, किसका बेटा है, सब हम अपने फादर के नाम से जानते हैं सब लोग। पर एक वक्त के बाद हमारे फादर को हमारे नाम से जाना जाता है, जब हम बड़ा नाम कर देते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर इतनी अकल है, कुछ करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ कर जाओ ना कि तुम्हारे नाम से तुम्हारे फादर को जाना जाए। तब तो मान जाऊंगा कि तुम्हारे अंदर अकल है, तब मानूंगा कि तुमने कुछ अच्छा किया है। अरे यार 4 दिन की उस, क्या बोलूं मैं, उस नए फ्रेंड के लिए तुम सब कुछ दाव पे लगा देते हो, जिससे ना तुम्हारा जानना ना पहचान। 4 दिन उसे क्या मिले? 4 दिन में जिंदगी बना लेते हो। उसके 4 दिन में आप अपने माँ बाप से झूठ बोलते हो, तभी तो ये सब कुछ केस आप देख रहे हैं। किस वजह से हो रहे हैं? इन केस के पीछे की वजह क्या है? झूठ, फ्रेब, अंधविश्वास, झूठा प्यार, माँ बाप से छुपा कर चल रहे हो। अरे कुछ भी करो यार, अपने माँ बाप को बताओ ना, उनसे छुपा क्यों रहे हो? आखिर में बचाने वाला कौन होगा? समाज नहीं आएगा तेरा, तेरा समाज कभी तुम्हें बचाना नहीं आएगा, तेरे को तेरा परिवार बचाने आएगा। समाज कुछ मजे भी ले, करना। समाज मजे लेने। सर मैं आज भी कहता हूँ, कुछ भी करना, पर परिवार से मत बिगाड़ना। उस माँ बाप को कभी तकलीफ में मत डाल देना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे परिवार सफर करे। कुछ भी करो, सब जायज है। अच्छा सर, कोई ऐसा कभी अनएक्सपेक्टेड कहानी रहा हो जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी, कोई आपको बाहर मिल गया हो, या कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को यहाँ तक ड्रॉप करने आया हो कि नहीं सर, अब मैं कैपेबल नहीं हूँ, आप इसको देख सकते हो तो देखो, तो कभी ऐसा कोई कहानी रहा? वो होता है सर, सैकड़ों कहानियां हैं।
हमारे पास मैंने बताया ना 3 सेंटर है, हम निराश नहीं करते, कोई भी आओ। बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स को क्यों छोड़ने? नहीं आएंगे, क्या बुराई है? आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हो? बच्चे को स्कूल छोड़ने जा बच्चे पेरेंट्स को सर ओल्ड मैं स्टेज आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपने बच्चे को पेरेंट्स छोड़ने जाते हो क्यों? ताकि अच्छा से पढ़ सके, इसीलिए ना। उसकी परवरिश अच्छे से हो हाँ, सके। अगर बच्चे यहाँ पर आकर छोड़ के जा रहे हैं, वो बच्चे इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि एक ग्रुप में मेरे पेरेंट्स रहेंगे, अकेलापन नहीं रहेगा, सब लोग मिलके खेलेंगे, बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे। सोच को बदलना होगा सर, ये दुनिया जीने नहीं देगी। ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, वहां छोड़ के आ गए, अरे जाओ तो सही वहां पे देख के तो क्या है, बोलना तो बाद में, पहले उस ओल्ड एज होम में जाके बच्चे तो। कितने दिन पे आते होंगे उनसे मिलने? यार कभी भी आओ, सेंटर खुला रहता है। मतलब जो बच्चे अपने पेरेंट्स को यहाँ छोड़ के गए हैं, वो कितने कितने दिनों पर आते सर रहते कभी भी आओ, सेंटर खुला रहता है, सेंटर बंद नहीं होता। सुबह 11 बजे सेंटर खुल जाता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। आप आ सकते हैं हैं? कभी भी सर, वेलकम है। सारी फैसिलिटी है, वीडियो कॉल करें आप, व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आ सकते हैं, ले यहाँ जा सकते हैं। पे इस सेंटर पे जो दिल्ली में आपका सेंटर है, यहाँ पे रहने का कोई चार्ज या कुछ ऐसा? एंड देखिए, मैंने आपको बोला है कि हम किसी को नाराज नहीं करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो भी रखेंगे, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी रखेंगे। मना फैमिली में नहीं है, सेकेंड इनिंग में ना नहीं है, इस फैमिली में ना नहीं है सर। आप आप कुछ आपके भी नहीं, स्वेच्छा के ऊपर है, आप दे सकते हैं तो आप कैपेबल हैं तो आप डोनेट कीजिए। आपके ऊपर है पैसा का कोई डिमांड नहीं है, अगर आप देना चाहते हैं तो समाज कल्याण के लिए दे सर। सकते हैं। एक बेटर लाइफ आज हम आप अगर हमारी पॉकेट में होगा तो हम अच्छी लाइफ दे सकेंगे। अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं सर्विसेज को क्या चीजें कम हो जाएंगी। मैं कैपेबल हूँ उतना ही कर सकता हूँ ना। जब अगर मेरे पास कोई चीज नहीं होगी तो मैं कहाँ से दे दूंगा। ये वो लोग हैं जो लग्जरियस लाइफ जी के आए हैं, तो उनको लाइफ लग्जरियस जीनी है, तो वो मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, वो सब कंट्रीब्यूट ही करके सब करेंगे ना। पर वो लोग भी है जिनके पास नहीं है, मना तो उनको भी नहीं है। आप भी आए, आपका भी वेलकम है। वहाँ भी फैसिलिटी अच्छी है, एयर कंडीशन वहाँ भी चलते हैं, बेड वहाँ पे भी है, खाना वहाँ पे भी अच्छा होता है, सब्जी दाल चावल रोटी सब कुछ वहाँ मिलता है, सब कुछ है, किसी सेंटर में कोई मतलब कमी नहीं है। कभी द सेकेंड इनिंग होम में निराश आपको नहीं मिलेगा? कृपा है सर ऊपर वाले की, यही बस भगवान ने यही इज्जत बख्शी आज तक। यहाँ ना नहीं है सर, जो आएगा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए, और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं यही कोशिश करूंगा और ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा, भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो समाज बोलता है आप उसको बस इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। आप जो कर रहे हैं शायद ही कोई ऐसा कर पाएगा, बहुत लोग ऐसा सोच पाते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। आप सोच भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और 350 की फैमिली, मैं बता रहा था ना, 10 लोगों की फैमिली बनाने में 70-80 साल लग जाते हैं, लेकिन आप 350 लोगों की फैमिली 9 साल में बना चुके हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये कारवां बढ़ते रहे, और जितने लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं उनके लिए वेलकम है। सर हम तो यही कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को रखो, अगर रखने में सक्षम नहीं हो तो शर्माओ मत, यहाँ पर आ जाओ, हम है ना। सेकेंड अपने इनिंग होम है। सर है, आपके चैनल पे फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पेरेंट्स को संभालने में आप सक्षम नहीं हैं, आप अपने पेरेंट्स को नहीं रख पा रहे हैं, आप किसी स्थिति में है कि आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेहिचक हमें कॉल करें, अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आए, हम रखेंगे। जिस दिन आपके दिन अच्छे हो जाए, जिस दिन आपको लगे कि रख सकते हैं, दोबारा ले जाना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं, आप लेके आओ। पर यार एक रिक्वेस्ट है, अपने पेरेंट्स पे रोड पे मत फेंकना, बस। हमें फोन कीजिए, हम ले जाएंगे। सर हम लेके जाएंगे, पर अपने पेरेंट्स को रोड पे मत फेंकना, यार उनकी जमीर पर चोट पहुंचती है। आपको कभी भी लगे ना, आप हमें कॉल करना, हम खुद आपके घर से लेने आएंगे, और जिस दिन कहोगे छोड़ के भी आएंगे। पर पेरेंट्स को, अपने माँ और अपने बाप को रोड पे मत छोड़ना, ये गलती मत करना मेरे दोस्त। बाकी सब कुछ जायज है, आप मुझे बोलना, मेरी टीम आएगी, हम लोग लेकर आएंगे, उनको रखेंगे, अच्छे से रखेंगे। देखो परिस्थिति स्थिति किसी की खराब हो सकती है, आज आपकी स्थिति अच्छी है, कल कैसी होगी पता नहीं है। आपको लगता है कि नहीं संभाल पा रहे पेरेंट्स को, तो शर्माओ मत, हमें बुलाओ, हम लेके आएंगे, आप लेके आओ, यहाँ पे रखो, और जिस दिन स्थिति अच्छी हो जाए फिर लेके चले जाना। पर यार रोड पे फेंकने की गलती मत करना, क्योंकि जिस दिन आप रोड पे फेंक दोगे तो उसी दिन समझ लेना कि अपने माँ और आपके बाप मर चुके हैं, सिर्फ उनका एक शरीर है जो वो भोग रहे हैं, आत्मा मर चुकी होती है उनकी। तो ये गलती मत करना। बाकी
जो भी है आप हमें बुलाओगे, हम आएँगे, उनका इलाज कराएँगे। आपको इलाज में हेल्प चाहिए, हमें बताना, हम इलाज करवा के देंगे। आपके घर में कई बार बुजुर्गों को बीमारियाँ होती हैं, डिमेंशिया, अल्जाइमर, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, सिज़ोफ्रेनिया, वो बीमारी से जूझ रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, परेशान ना हों, आप हमें बताएँ, हम लेके आएँगे, इलाज कराएँगे, जिस दिन अच्छे हो जाएँगे आपके घर छोड़ देंगे, पर रोड पे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, मैं सर का डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा। अगर आपको कोई भी दिखे कि वो उम्मीद लगाए बैठा है और उसको इस चीज़ की नीड है, तो आप सर से कांटेक्ट कीजिएगा और आपको कहीं बाहर किसी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। सर हैं, सर की टीम जाएगी, सर जाएँगे और उनको लेके आएँगे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस बातचीत से कुछ अच्छा ही सीख रहे होंगे। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।